Hello, beautiful people. This is your host Juhi Gajrani, and you're watching my channel Trending Nazar. So I'm back with another reaction video. So यार आज जो है अभी और न्यू के चैनल से एक एनालिस्टिक वीडियो जो है मैं लेके आई हूँ, which is how heat waves are destroying India economy, which is very hot topic. सो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यार चैनल पर आया तो प्लीज डू सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाइएगा। तो 1 2 3 एंड गो। क्या सूरज की गर्मी भारत को गरीब बना सकती है? क्या बकवास है। आज भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, लेकिन आज भी एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हर साल हमारे जीडीपी को खाता रहता है और हम उसे इग्नोर कर देते हैं, और वो है गर्मी। ये मजाक नहीं, एक सच है और इसका डेडली इम्पैक्ट 22 करोड़ इंडियंस पर हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे गर्मी की वजह से भारत की इकोनॉमी पर इम्पैक्ट हो रहा है और इसे फाइट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम्स पर बात करने से क्या फर्क पड़ता है, सोल्यूशंस डिस्कस करना इम्पोर्टेंट होता है। तो इस वीडियो के एंड में हम सोल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे जो हमने पिछले साल यूनाइटेड नेशंस के COP27 इवेंट में दूसरे देशों से सीखे हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है और इकोनॉमिक्स को इस एंगल से इंटरनेट पर शायद ही किसी ने देखा हो। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो शुरू होने से पहले एक बात, हम ये 10 मिनट का वीडियो बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ते रहते हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, सबसे गर्म महीना। जनवरी के महीने में पूरे देश में कोल्ड वेव थी और फरवरी में हीट वेव। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फरवरी पिछले 100 सालों में से सबसे गर्म फरवरी रही है। एंड यू नो द स्कैरी पार्ट, अभी समर शुरू भी नहीं हुआ है। अगर फरवरी में ही टेम्परेचर 36 to 39 डिग्रीज तक पहुंच रहा है तो आगे क्या होगा? हम सोचते हैं गर्मी है तो कोई बात नहीं, एसी है ना, एसी चला लेंगे। लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं है। सबसे पहले समझते हैं कि ये हीट वेव है क्या। हीट वेव तभी डिक्लेयर होता है जब टेम्परेचर एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर चले जाए। एज पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हीट वेव तभी डिक्लेयर होता है जब प्लेन एरिया में मेन टेम्परेचर से 5 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर होता है या फिर टेम्परेचर 40 डिग्रीज क्रॉस करता है। हिली एरिया में मेन टेम्परेचर से 5 डिग्री ज्यादा होता है या फिर वो 35 डिग्रीज क्रॉस करता है। कोस्टल एरिया में मेन टेम्परेचर से 5 डिग्री ज्यादा होता है या फिर वो 37 डिग्रीज क्रॉस करता है। फॉर एग्जाम्पल मुंबई में फरवरी के महीने में एवरेज टेम्परेचर अराउंड 31 डिग्रीज होता है। अब इस साल फरवरी के महीने में मुंबई में टेम्परेचर 36 डिग्रीज तक गया था, यानी कुछ दिनों के लिए हीट वेव जैसी सिचुएशन आ गई थी। हीट वेव कोई सीजन नहीं होता जैसे समर, मॉनसून, विंटर। इसे डे टू डे बेसिस पे देखा जाता है। अगर आपको याद होगा तो पिछले साल सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी। अप्रैल और मई के महीने में दिल्ली के आसपास हीट वेव डिक्लेयर हो गई थी। अब ये हीट वेव्स होते क्यों हैं? हीट वेव्स तब फॉर्म होते हैं जब एक एरिया के एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर सिचुएशन क्रिएट होता है। ऊपर के एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर होने की वजह से विंड्स ग्राउंड की तरफ ट्रैप हो जाते हैं और ग्राउंड जो हीट रिफ्लेक्ट करता है वो इस एरिया में ट्रैप हो जाती है। ये हीट उस एरिया से निकल नहीं पाती। इस हाई प्रेशर एरिया में बाहर से विंड आ नहीं पाती और अंदर की विंड बाहर जा नहीं पाती, यानी एक बंद कमरे की तरह हीट एक ही जगह पर ट्रैप हो जाती। वर्ल्ड बैंक ने प्रेडिक्ट किया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से भारत में हीट वेव्स और सीरियस होंगे। हीट वेव आने के चांसेस भारत के लिए 100 गुना बढ़ गए हैं और हम एज अ कंट्री इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। 2022 में भारत में रिकॉर्ड हीट वेव्स हुए थे। 16 स्टेट्स ने 280 हीट वेव डेज रिकॉर्ड किए। इसका मतलब है कि पूरे भारत में 280 दिनों के लिए इतने हाई टेम्परेचर्स थे कि इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पर हो रहा था। मैकेंजी का एक रिपोर्ट कहता है कि भारत में 22 करोड़ लोग हीट वेव का शिकार हो सकते हैं। इन्हीं हीट वेव्स की वजह से, राइजिंग टेम्परेचर्स की वजह से प्रोडक्टिविटी कम होती है। आप और मैं प्रिविलेज लोग हैं जो ज्यादातर ऑफिस में या फिर इंडोर काम करते हैं, तो हमारा हीट से सामना सिर्फ ट्रैवल करते हुए ही होता है। लेकिन उनका क्या जो दिन भर इस तपती धूप में काम करते हैं। यू विल बी सरप्राइज, लेकिन आज भी भारत का 75% पॉपुलेशन यानी हर 4 में से 3 लोग लेबर रिलेटेड काम करते हैं। एग्रीकल्चर में, कंस्ट्रक्शन में या किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 75% भारत निर्भर है। ये 75% हमारे जीडीपी का ऑलमोस्ट 1/3 कंट्रीब्यूट करता है। मैकेंजी कहता है कि हीट वेव्स की वजह से हर इंसान की प्रोडक्टिविटी 5 से 10% कम हो जाती है। इसका मतलब ये है कि लेबरर्स जल्दी थक जाते हैं और अपनी कैपेसिटी से कम काम कर पाते हैं, और इस छोटी सी बात का हमारी इकोनॉमी पर एक लार्ज स्केल इंपैक्ट होता है। कितना? थोड़ा बहुत नहीं, अप टू 4.5% ऑफ आवर जीडीपी, दैट इज $126 बिलियन एवरी ईयर। टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, हमारे देश में एक साल में
हमारे जीडीपी का सिर्फ 3% बजट एजुकेशन के लिए एलोकेट होता है। यानी अगर हम हीट वेव से होने वाला ये नुकसान बचा पाए और ये सारे पैसे एजुकेशन को दे पाए तो हर साल हमारा एजुकेशन बजट आज से डबल हो सकता है। सोचिए इससे हमारे देश में कितनी डेवलपमेंट हो सकती है, हमारे यूथ का कितना भला हो सकता है। ये इकोनॉमी को होने वाला नुकसान कम करके अच्छे कामों के लिए लगाया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि ये बातें हमारे लीडर्स जानते नहीं है? ऑफ कोर्स जानते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट हमारी प्रायोरिटी हो तो कोई बात बने। चैप्टर 2 हीट वेव्स और इकोनॉमी का कनेक्शन। जब हम हीट वेव्स की बात करते हैं तो हमारा पर्सपेक्टिव सिर्फ एक इंडिविजुअल लेवल पर और हमारी हेल्थ पर होता है, लेकिन एक देश के लिए लिटरली उसके लोगों की हेल्थ इज वेल्थ। जर्मनी, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, इन देशों में कॉमन क्या है? ये देश कोल्ड कंट्रीज यानी ठंडे देश जहां गर्मी ज्यादा नहीं होती, और ये देश दुनिया के रिचेस्ट देशों में से एक। ऑन द अदर हैंड अफ्रीकन देश दुनिया के सबसे गरीब देशों में से, और ये है हॉट कंट्रीज जहां गर्मी बहुत ज्यादा होती है और विंटर्स ना के बराबर। ज्यादातर रिच देश कोल्ड कंट्रीज है विद द एक्सेप्शन ऑफ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, यानी गर्मी और वेल्थ का कनेक्शन है। हमारे भारत में 70 करोड़ लोग आज भी एक लेबर इंटेंसिव फिजिकल जॉब करते हैं, यानी उनका काम उनके फिजिकल कैपेबिलिटी से लिंक्ड होता है। ये लिंक देश की इकोनॉमी के लिए क्रूशियल है। चले देखते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स में हीट वेव से एग्जैक्टली कितना नुकसान होता है। नंबर 1, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में सारा काम आउटडोर्स में ही होता है। वीट, ये क्रॉप अप्रैल मई में हार्वेस्ट होना शुरू होता है। 2022 में हीट वेव्स के कारण वीट का आउटपुट जो 110 मिलियन टन्स होने वाला था वो कुछ 103 मिलियन टन्स हुआ, जिसकी वजह से प्राइसेस शार्पली बढ़े और भारत जितना वीट एक्सपोर्ट करना चाहता था वो उतना नहीं कर पाया। हीट वेव्स के कारण क्रॉप लॉस और क्रॉप डैमेज होता है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पर होता है, क्योंकि जब क्रॉप लॉस होता है तब महंगाई बढ़ती है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि 2030 तक गर्मी के वजह से भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में 9% प्रोडक्टिविटी लॉस होगा, यानी लोग चाहकर भी काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है। नंबर 2, फार्मास्यूटिकल्स। भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनना है, एंड इन सम सेंस हम वो ऑलरेडी हैं, क्योंकि हम पूरी दुनिया के लिए जेनेरिक ड्रग्स मैन्युफैक्चर करते हैं। लेकिन हम हर साल 20% मेडिकल इक्विपमेंट खो देते हैं क्योंकि ये टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। 25% वैक्सीन वेस्ट हो जाते हैं क्योंकि प्रॉपर कोल्ड चेन्स नहीं है। देश में टेम्परेचर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट में अगर एक भी जगह टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ तो प्रोडक्ट वेस्ट हो जाता है। इन सब मेडिकल लॉसेस का इकोनॉमिक इम्पैक्ट है $313 मिलियन। That is huge. नंबर 3, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन सेक्टर भारत के टॉप एम्प्लॉयर्स में से एक है, लेकिन इस सेक्टर में मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज हैव टू वर्क आउटडोर्स इन द हीट। अगर हीट के कारण लोग काम नहीं कर पाए तो प्रोजेक्ट्स में डिले हो सकता है एंड लॉसेस बढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट कहता है कि कंस्ट्रक्शन में भी 9% प्रोडक्टिविटी लॉसेस के चांसेस हैं 2030 तक। हीट वेव्स का एक और सेक्टर पर डीप इम्पैक्ट है और वो है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, क्योंकि जैसे ही हीट बढ़ता है वैसे ही पावर का डिमांड बढ़ता है। सिर्फ पावर का ही नहीं, कूलिंग का भी डिमांड बढ़ता है। 2050 तक 50% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिमांड सिर्फ कूलिंग के लिए होगी। एंड क्योंकि हम हमारा पावर आज भी मेजरली कोल से बनाते हैं, ज्यादा पावर जनरेट करने में हम ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करेंगे, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगा और हीट वेव्स भी। एंड नंबर 4, हीट वेव का इम्पैक्ट आपकी जेब पर भी होता है। कैसे? क्योंकि गर्मी से इन्फ्लेशन बढ़ता है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई, रोजमर्रा की चीजें महंगी होती जाती है। चलिए डेटा देखते हैं। वीट यानी गेहूं हमारे डाइट का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया है। हमारा नेशनल सैंपल सर्वे कहता है कि भारत में 10 में से 8 इंसान वीट या वीट रिलेटेड प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं, और तो और इसी से ब्रेड, बिस्किट, पास्ता जैसे प्रोडक्ट्स बनते हैं। सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन मेजर करता है। पंजाब एक लीडिंग वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। पिछले साल पंजाब में टेम्परेचर एवरेज से 4 से 5 डिग्री ज्यादा था। इसकी वजह से आउटपुट 5 मिलियन मेट्रिक टन से कम हुआ। आउटपुट घटा तो प्राइसेस बढ़े और इसका इम्पैक्ट आपकी जेब पर हुआ। और ये बस एक सीरियल की बात है। वेजिटेबल, पल्सेस, फ्रूट्स, इन सब पर गर्मी का इम्पैक्ट होता है। दिस हीट इज बर्निंग अ होल इन योर पॉकेट। चैप्टर 3। तो हम क्या कर सकते हैं? हीट वेव्स एक रियलिटी बनने वाला है, एक्चुअली बन चुका है। स्टडीज को छोड़िए, घर के बाहर देखिए, सच सामने आ जाएगा। तो हमें इंडिया को अडेप्ट करना होगा। एज अ कंट्री हमें रिएक्टिव नहीं प्रोएक्टिव बनना होगा। हीट स्ट्रोक्स एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है। 2015 में 2422 लोगों ने हीट स्ट्रोक की वजह से अपनी जान गंवाई। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, हीट वेव के दौरान 12 से 4 के बीच में बाहर जाना अवॉइड करना चाहिए। लेकिन क्या एक किसान को या एक कंस्ट्रक्शन वर्कर को ये प्रिविलेज है? नहीं, राइट? सरकार एक सिंपल स्टेप ले सकती है कि फुटपाथ्स को रूफटॉप से कवर करे।
बेंचेस पर रूफटॉप्स बनाएं। अक्सर हम गाँव में देखते हैं कि लोग पेड़ों के नीचे बैठकर खाना खाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे राहत मिलती है। अब शहरों में से हमने पेड़ तो निकाल दिए, एटलीस्ट हम शेड वापस ला सकते हैं। इससे जो लोग एसी अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी जान बच सकती है। भारत सरकार ने 2019 में इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान फॉर्मुलेट किया, जिसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसका डेडलाइन 2038 है। रिड्यूस कूलिंग डिमांड इन इंडिया बाय 25%, रिड्यूस रेफ्रिजरेंट डिमांड इन इंडिया बाय 25%, रिड्यूस कूलिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बाय 25 to 40%। ये टारगेट्स तो बहुत एम्बिशियस है, लेकिन भारत के लिए क्रिटिकल है, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड स्काई रॉकेट होने वाली है। और आज के जमाने में इलेक्ट्रिसिटी होना भी एक इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट। ये इलेक्ट्रिसिटी लोगों तक अफोर्डेबल रेट्स में पहुंचाना एक क्रिटिकल चैलेंज होने वाला है। इस वीडियो के लिए हमने वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट पढ़ा, जिसने भारत के कूलिंग सेक्टर में अपॉर्चुनिटी स्टडी की। ये रिपोर्ट कहता है कि भारत के कूलिंग सेक्टर को रिफॉर्म करने से एमिशन 60 to 80% कम हो सकते हैं, और इसमें 2 लाख से 20 लाख तक नए जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं। यानी हमें बढ़ते टेम्परेचर के थ्रेट को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की जरूरत है। भारत में सस्टेनेबल कोल्ड चेन सिस्टम सेटअप करके ऑपरेट करने में 17 लाख नए जॉब्स का पोटेंशियल है। भारत आज एक ऐसे स्टेज पर है कि अगर हमने आज सही स्टेप्स लिए तो हम हमारी जनता को एक अफोर्डेबल रेट में कूलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। हीट वेव्स के बारे में स्टडी करते समय एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज सामने आई, अर्बन हीट आइलैंड्स। अर्बन हीट आइलैंड्स का मतलब है जब एक अर्बन एरिया का टेम्परेचर सराउंडिंग रूरल एरिया से ज्यादा है। नासा के इको स्ट्रेस इंस्ट्रूमेंट ने एनसीआर रीजन में नोटिस किया कि कुछ पॉकेट सराउंडिंग एरिया से बहुत ज्यादा गर्म थे। ये अर्बन हीट आइलैंड्स रात को भी कूल डाउन नहीं होते थे। दिल्ली में टेम्परेचर 35 to 39 डिग्रीज था, लेकिन आसपास के रूरल एरियाज में रात को टेम्परेचर 15 डिग्रीज तक कम हो गया था। भारत रैपिडली अर्बनाइज हो रहा है, और जैसे नए शहर बनते जा रहे हैं वैसे ही अर्बन हीट सिंक्स भी बनते जा रहे हैं। ये अर्बन हीट सिंक्स बनते हैं क्योंकि हमारे शहर कंप्लीटली कंक्रीट के जंगल है। यहाँ पेड़ पौधों से ज्यादा कंक्रीट के बिल्डिंग्स और रोड्स हैं। रूरल एरियाज में क्रॉप्स, ट्रीज, प्लांट्स होते हैं जो मिट्टी से पानी खींच लेते हैं, और पानी उनकी लीव्स तक पहुंचता है और वहां से इवेपोरेट हो जाता है। इसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन, जो एक नेचुरल एसी की तरह काम करता है। अर्बन हीट आइलैंड्स एक कारण है जिससे भारत में हीट वेव्स का प्रॉब्लम और इंटेंसिफाई होने वाला है। तो इन अर्बन हीट आइलैंड्स को काउंटर कैसे करें? हीट आइलैंड्स को काउंटर करने का एक सिंपल तरीका है कि सिटीज में ग्रीनरी बढ़ाओ। हम अर्बन कूलिंग के लिए एक प्राइम रियल एस्टेट को इग्नोर कर रहे हैं, और वो है रूफटॉप्स। नासा गोडार्ड इंस्टीट्यूट ने एक स्टडी पब्लिश की विद सेड के रूफटॉप गार्डन्स, जहाँ पे अलग अलग पौधे लगाए गए थे। उनके वजह से हीट आइलैंड का इफेक्ट कम होता है, क्योंकि ये प्लांट्स नेचुरली अपने आसपास के वातावरण को ठंडा रखते हैं। अल्टीमेटली क्लाइमेट इवेंट्स के प्रति हमारा जो एटीट्यूड है उसे बदलने की आवश्यकता है। एट एन इंडिविजुअल लेवल हमें हमारे सराउंडिंग्स को और ग्रीन बनाने की जरूरत है। पिछले 2 सालों से हम शुभजीत सर के साथ आम की गुठलियां कलेक्ट कर रहे हैं, और हमारे शहर मुंबई के आसपास ऐसे आम के पेड़ लगा रहे हैं। इसमें पिछले 2 सालों ने हमारे व्यूअर्स ने हमारा जमकर साथ दिया है, एंड वी आर प्राउड टू टेल यू कि हमने 25,000 से ज्यादा पेड़ लगाए। इस साल भी हम समर्स में ऐसा ही कुछ इनिशिएटिव आपके लिए लाएंगे जरूर। आप भी आपकी सोसाइटी में ऐसे गुठली डोनेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आपके पड़ोस में पेड़ इम्पैक्ट हो सकता है। क्रिएट करते हैं ये लोग, और बहुत मज़ा आता है इनकी वीडियोस देखने में। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। मैं काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व कर रही हूँ, काफ़ी टाइम से वॉच कर रही हूँ ये चैनल, और 1-2 वीडियोस पे मैं ऑलरेडी रिएक्शन दे चुकी हूँ पहले भी, आप देख सकते हैं जाके मेरे चैनल पे। और ये मतलब जैसा कि बताया गया, इन्होंने कहा कि सिर्फ सरकार पे ही तो डिपेंड नहीं दे सकते। सरकार अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर कर रही है, लेकिन हमें भी जो है हिंदुस्तानी होने के नाते हमें भी कोशिश करनी चाहिए। घरों में पेड़ पौधे, यार मेरे घर में पेड़ पौधे हैं, मुझे पेड़ पौधों से बहुत प्यार है। मैं हमेशा अपने पौधों की बहुत केयर करती हूँ, और हमेशा मेरे घर में पहले मेरे पास जो थे 2 या 3 पौधे थे, अब मेरे पास 23 प्लांट्स हैं। तो मैं धीरे धीरे और प्लांट्स बढ़ा रही हूँ,
मुझे बड़ा मज़ा आता है कुछ चीज़ें घर में उगाने में, जैसे मिर्ची वगैरह हल्की फुल्की छोटी छोटी चीज़ें घर में उगाओ तो उनकी केयर भी हो जाती है। तो जितना आपसे हो पाता उतना तो आप कर ही सकते हो। तो ग्रीनरी भी अच्छी लगती है घर में, एक शोभा बढ़ती है आपके घर की। इसके अलावा आपकी सेहत भी अच्छी रहती है पेड़ पौधे आसपास होने से। तो डेफिनेटली आप भी पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं ताकि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही ठंडक वाला हो और बहुत ही जो है हेल्दी हो और काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो और आपको खुद को भी इससे फ़ायदा होगा। यार मार्केट नहीं जाना पड़ेगा, सब्जियां लेने घर पे उगा सकते हो, फ्रूट्स और वो सब। तो कोशिश कीजिए, एक एक कदम बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली जो है आगे बढ़ पाएंगे और हमारे कंट्री को जो है हम सेव कर पाएंगे हीट से। तो गर्मी से बचना है तो सिर्फ एसी तो सोल्यूशन नहीं है, तो काफ़ी सारी चीज़ों को हमें भी जो है आगे बढ़ के करना पड़ेगा। मैं तो घर में कर रही हूँ अभी। जिनको मौका मिले वो डेफिनेटली बाहर भी जो है वो पेड़ पौधे लगाएं, जहाँ परमिशन हो यहाँ लगा सकते हैं। तो प्लीज़ करिए ये सब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए रिएक्शन के साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके ज़रूर जाइए और यार चैनल पर नया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। लव यू ऑल।